कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, किससे रिलेटेड मॉडर्न फिजिक्स की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। और उसमें हम किस तरीके के क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें कराएंगे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, लगभग 6 से 7। इन न्यूमेरिकल्स को हम करवाने से पहले सम पॉइंट्स बता देते हैं कि उससे रिलेटेड जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें किस तरीके के फॉर्मूले यूज होंगे। तो पहले हम फॉर्मूले बता देते हैं, उसके बाद आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको आसानी पड़ेगी इन फॉर्मूलों को पुट करने में। तो सबसे पहले फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ यानी जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है, दी ब्रोगली होती है, उसने प्रकाश के लिए इक्वेशन दी थी, उसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? एच अपॉन पी होती है। पी यहाँ पे क्या पी होता है? यहाँ संवेग मोमेंटम, और एच की वैल्यू होती है फिक्स, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो पी संवेग होता है, इसको हम m इंटू वी से करते हैं, वी से हम कह सकते हैं कि यानी मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है? संवेग होता है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, क्या हो जाएगा? h तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, लेकिन p की जगह मैं √2 इंटू के ई इंटू एम, के ई क्या है यहाँ पे? के ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ये कैसे आया? p को मैंने √2 के ई एम इंटू कैसे कर दिया, वो यहां से आप देख सकते हैं कैसे किया कि p इक्वल टू एम भी होता है, हमें पता है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर, इधर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे p स्क्वायर बाई 2, इधर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2। तो मैं क्या करूंगा कि जब मुझे इसको गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं? एक m को इधर रख दूंगा, एक इधर को रख दूंगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं करूं 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो मैं इसको 3 इंटू 4 इंटू 2 भी कर सकता हूँ ना, यानी इनका मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो बस मैंने इधर m स्क्वायर आ रहा था, यानी m इंटू एम स्क्वायर होता है, तो एक m को इधर कर दिया, एक m को इधर कर दिया, तो बस थोड़ा साइड में कर दिया। अब 1/2 mv स्क्वायर ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो ये इधर m चल रहा है, तो p स्क्वायर बाई 2 दैट इज के ई इंटू एम। तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू के ई इंटू एम, तो p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू के ई इंटू एम आ जाएगा। तो स्क्वायर से हटाएंगे, हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 के ई इंटू एम। तो हमने p की जगह √2 के ई इंटू एम कर दिया। अब इसको हम वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करें, किस फॉर्म में? वोल्टेज फॉर्म में। तो कैसे होगा कि h तो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं होगा, अपॉन √2, और m भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मास भी फिक्स होता है भाई किसी मटेरियल का, तो वो m फिक्स है। लेकिन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने बताया था, k मैक्स बताया था जब मैं निरोधी विभव करा रहा था इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में, तो ई इंटू वी एस करा रहा था, ई इंटू वी एस। ई क्या था? हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, लेकिन यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई दूसरा चार्ज भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने क्यू कर दिया, क्यू इंटू वी की जगह, वी एस की जगह हमने वी कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने क्यू इंटू वी कर दिया, और एम की जगह एम एज इट इज चल रहा है। तो बेसिकली ये था, क्या था कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था उसका फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। हमने इसको एक्सपेंड करके 2-3 फॉर्मुलों में कन्वर्ट कर दिया। पी को हम √2 के इंटू एम कर देंगे, तो पी की जगह √2 के इंटू एम कर दिया। उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पता था कि क्या होता है? Q इंटू वी होता है, तो बस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू वी कर दिया। तो बेसिकली आपको एक फॉर्मूला ये याद करना है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, से अपने आप ही सारे डिराइव होते जाएंगे। और अब स्पेशल कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है? स्पेशल कंडीशन किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली जब ये फॉर्मूला, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू, इसमें h की वैल्यू फिक्स है, q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास भी इसका फिक्स होता है, लगभग आई थिंक 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो लैम्डा की जब सारी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा इक्वल्स टू √150 अपॉन वी आ जाए, क्योंकि वी की वैल्यू तो हमने नहीं रखी ना, अभी तो चेंज हो सकता है, बाकी सारी चीज फिक्स है। तो कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू √150 अपॉन वी आ जाएगा। आप अगर ये याद नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में फिर इलेक्ट्रॉन के लिए ये एच की वैल्यू रखोगे, क्यू और एम की वैल्यू रखोगे, तो एंड में यही आएगा, बस एक स्टेप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने लग जाएंगे। और अगर इसी को मैं चेंज करूं किसमें? गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए 3/2 kT होते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो बस मेरे पास क्या देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी की मैं 3/2 kT रखूंगा, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं 3/2 इंटू के इंटू टी करूंगा, तो 2 से ऊपर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 kTm हो जाएगा, 3 mkt या kTm हो जाएगा। तो बेसिकली क्या किया हमने, जो अभी ये सेशन है इसमें जो फॉर्मूले किए हैं, एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक, कौन सा? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी क्या है? मोमेंटम। अब पी को मैंने चेंज कर दिया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, उसी के बाद हमने उसको चेंज कर दिया वोल्टेज की फॉर्म में। बस
ये 2-3 तरीके से हमने चेंज किया, क्योंकि कभी कभी कैसे दे देता है, कभी कभी दे देता है आपको वोल्टेज दे देगा और आपसे लैम्डा पूछ लेगा, लैम्डा दे देगा वोल्टेज पूछ लेगा। कभी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी दे देगा, लैम्डा पूछ लेगा, लैम्डा दे देगा तो आपसे पूछ सकता है कि जो मोमेंटम है संवेग पूछ सकता है या काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है। तो हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि उस समय जब सॉल्व करेंगे तब इतना टाइम नहीं होता। 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट होती है, तो लगभग हर क्वेश्चन 1 मिनट के आसपास में करना होता है। तो हमें फॉर्मूले ड्राइव नहीं करने पड़ते, क्योंकि अगर हम ड्राइव करने बैठेंगे तो उसको ड्राइव करने में टाइम लगेगा, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना ज्यादा हो सके फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। सो ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से फॉर्मूले। अब ये जो 2-3 फॉर्मूले उससे बेस्ड हम 6-7 क्वेश्चन लेते हैं। सो इस जो ये हमारा सेशन है इसमें आपको बहुत मजा आएगा, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। सो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। Guys, in first question, as you can see here, if energy of photon is h mu, यानी किसी फोटोन की एनर्जी हमारे पास h mu दे रखा है, mu होती है फ्रीक्वेंसी, एंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन, और उसके साथ साथ उसका संवेग, उसकी वैल्यू दे रखी है p इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, और हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p होता है, तो बस p को ऊपर ले गया, लैम्डा को नीचे आ गया, बस वही करते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला लगा दिया, तो p इक्वल्स टू h बाई लैम्डा है जो मोमेंटम है। तब पूछा कि देन दी वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव विल बी, तब जो लाइट की जो प्रकाश तरंग होगी उसकी जो वेलोसिटी, उसका वेग हो वो किसके बराबर होगा। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेसिकली गाइस ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। ये तो है कि आइडियल कंडीशन है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन में जब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब इतना होगा। लेकिन अब नॉर्मल पूछा है आपको, ई और पी की टर्म में हमें सॉल्व करना है ना, तो क्या करेंगे कि ई हमारे पास दे रखा है दैट इज एच म्यू, और हमारे पास जो संवेग है p इक्वल्स टू h बाई लैम्डा दे रखा है, h बाई लैम्डा दे रखा है। अब देखो समय ई आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, h म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h v बाई लैम्डा। v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्योंकि हम एक जनरल के लिए लिखते हैं ना, h c बाई लैम्डा। c 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होता है, जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग। लेकिन ये प्रकाश तरंग का वेग है, किसी एक तरंग का वेग है, क्योंकि नेट प्रकाश एक साथ चलता है, लेकिन किसी एक तरंग का तो डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे हम कहते हैं ग्रुप में, पूरी ग्रुप की चाल, पूरे ग्रुप की वेलोसिटी हम देखें उसकी तो कुछ डिफरेंट होगी, और एक पार्टिकुलर ग्रुप में से पार्टिकुलर एक किसी पर्सन को निकाल के देखो तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट आएगी ना। तो बस ऐसे ही है कि इसमें ऐसी वेलोसिटी होती है ना प्रकाश की। अब यहाँ पे तरंग आ गई, प्रकाश तरंग आ गई, तो सी की जगह में v वेलोसिटी रख दूंगा, क्योंकि मुझे एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए। तो एच वी अपॉन लैम्डा, और इधर p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, मुझे v चाहिए। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि h अपॉन लैम्डा की जगह मैं p कर सकता हूं। देखो ये देखो e इक्वल्स टू एच वी अपॉन लैम्डा, ये क्या है, h अपॉन लैम्डा इंटू v लिख सकता हूं मैं, है ना। h अपॉन लैम्डा की जगह देखो वैल्यू क्या है, ये p है, तो इसकी जगह मैं p लिख सकता हूं। तो e क्या आ जाएगा, e आ जाएगा मेरे पास p इंटू वी। तो मेरे को v चाहिए अकेला, तो p को मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, e बाई p। सो मेरे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने लिखा इक्वल्स टू एच म्यू, और एक लिखा p इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। म्यू को मैंने कन्वर्ट कर दिया v अपॉन लैम्डा में, क्योंकि एच सी अपॉन लैम्डा होता है। c की जगह में एक जनरल के लिए v वेलोसिटी मान लूंगा ना, तो v अपॉन लैम्डा हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, h v अपॉन लैम्डा, इसको मैं लिख दूंगा h अपॉन लैम्डा को एक साथ और v को अलग लिख दूंगा। तो h अपॉन लैम्डा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, p रख दूंगा, क्योंकि देखो h अपॉन लैम्डा p दे रखा है मेरे पास, तो h अपॉन लैम्डा की जगह p रख दूंगा। अब p का डिवाइड कर दूंगा, इस तरफ भेज दूंगा, तो e अपॉन p हो जाएगा, और इधर v बचेगा। वेलोसिटी मेरे पास आएगी, वेलोसिटी पूछी थी वो कितनी आएगी हमारे पास, v। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो लैम्डा होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड वोल्टेज के बीच में हमें रिलेशन पूछ रखा है। तो बेसिकली जब मैं ये लेक्चर करवा रहा हूँ, तो इसमें लेक्चर स्टार्टिंग की देखना 3rd या 4th मिनट में, उसमें मैंने ये सॉल्व कर रखा है कि रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड वोल्टेज के बीच में भी करवा रखा है, एंड लैम्डा एंड जो है काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन करवा रखा है, एंड उसके साथ साथ लैम्डा और जो वेलोसिटी है उसके बीच में मैंने रिलेशन करवा रखा है। उसके साथ साथ मैंने लैम्डा एंड टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशन करवा रखा है, यानी चारों रिलेशन करवा रखे हैं। तो एक तरह से आपसे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया, क्या पूछ लिया, फॉर्मूला पूछ लिया डी ब्रोगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड वोल्टेज के फॉर्म में। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन तो हमें पता है कि लैम्डा होता है h अपॉन रूट 2 एम ईवी। तो बेसिकली आता कहते हैं, तो हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p होता है, क्या होता है, p होता है, h अपॉन p होता है। ये क्या होता है, p होता है संवेग। तो ये तो अपने आप नहीं हो सकता, क्योंकि जो m इंटू वी है ये संवेग है, ये तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, तो यहाँ पे वोल्टेज तो आई नहीं रही, वोल्टेज तो आई नहीं रहा, तो वोल्टेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लैम्डा आ रहा है, वोल्टेज इस तरफ आ नहीं रही, तो अपने आप कैंसिल आउट हो गया, अपने आप कैंसिल आउट हो गया। और इनमें फिर भी वोल्टेज आ रही है, पर हम देखते हैं भाई प्रॉपर कौन सा होगा। तो इसके बाद करूंगा मैं h अपॉन p को मुझे पता है, मैंने ड्राइव करवा रहा है, क्या होता है 2m इंटू के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो रूट 2
एम और काइनेटिक एनर्जी का मुझे पता है Q इंटू वोल्टेज होता है, Q इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज होता है। और मुझे किसके लिए पूछा है, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज E मानते हैं हम, E होता है, तो क्या हो जाएगा √2m और Q की जगह E रखेंगे और V वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ लिया। बेसिकली गाइस आपको ये देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी कि जो नीट है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में रिएक्शन का नाम ही पूछ लेंगे। सो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नीट की धीरे धीरे करके प्रिपरेशन करते जाइए, आपको बड़ी आसानी, जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपको बड़े आसान लगने लग जाएगा। आप सोचेंगे भाई कि बच्चे 2-2 साल में क्लियर नहीं कर पाते, बेसिकली उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, वो बस रटने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ और चीज इधर उधर भटक जाते हैं कि जैसे ये मटेरियल पे पढ़ लिया, वो मटेरियल पढ़ लिया, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मटेरियल पे फोकस करो, क्योंकि लगभग उसी से जैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाते हैं नीट में और जेई में। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि जो फोटोन होता है और जो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इक्वल दे रखी है। तो हमें पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके साथ साथ फोटोन की नेट एनर्जी का जो रेशियो है वो कितना आएगा। तो ऑप्शन दे रखा है 2b4 एंड 1/2 एंड 1/4। तो एक बार गाइस वापस हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि जो फोटोन है, क्या है, फोटोन और इतनी स्पीड से जो गतिमान इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है वो इक्वल दे रखी है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी और फोटोन की में कुछ नहीं दे रखा, फोटोन का बस इतना दे रखा है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है और इलेक्ट्रॉन इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी जो फोटोन की जो एनर्जी है उसके बीच में रेशियो ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये रेशियो फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हमें रेशियो फाइंड करना है। तो बस फॉर्मूला और आंसर आ जाए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तो होता है कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m इंटू के, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m इंटू के होता है, इससे निकालेंगे तो लैम्डा होता है, फिर स्क्वायर करेंगे हटाएंगे करेंगे वो भी होता है। एक सीधे सीधे फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर। आप गाइस इससे करना चाहें इससे भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप सॉल्व करना, अपने आप आ जाएगा, पर एक सिंपल फॉर्मूला होता है ये, बटा दो एम वी स्क्वायर। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा होता है, अपॉन लैम्डा होता है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर हो जाएगा और लैम्डा ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, h इंटू सी। अब मेरे को क्या करना है, अब चाहूं तो मैं सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ कि h की वैल्यू फिक्स होती है, c की वैल्यू फिक्स है, वेलोसिटी मुझे दे रखी है, कहाँ ये दे रखी है, और मुझे मास इलेक्ट्रॉन का पता है कितना होता है, बचा लैम्डा कैसे निकालूंगा, लैम्डा निकालूंगा मैं इसका यूज कर दूंगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की लैम्डा क्या हो जाएगी, h अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p होता है ना। तो इसके लिए लैम्डा कैसे है कि h मुझे पता है फिक्स होती है, इसका भी मुझे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, वेलोसिटी दे रखी है, तो इससे लैम्डा निकालूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। एक दूसरा है कि अपने आप ही एलिमिनेट कर दो, कैसे करूं, लैम्डा को मैं क्या लिखता हूं, लैम्डा को लिख सकता हूं मैं h अपॉन एम बी लिख सकता हूं, है ना, h अपॉन एम बी लिख सकता हूं। तो अब क्या करूंगा, अब h से तो h कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे ना, तो गुणा करेंगे तो 9 वो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻−34, इधर भी वो आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब m से m कैंसिल आउट हो गया, और इधर 2 v आ रहे, v स्क्वायर यानी v इंटू वी, तो एक v से एक v कट जाएगा, ऊपर v बचेगा। तो इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ v बचा और नीचे क्या बचा, 2 इंटू सी बचा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 1.5 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है मेरे को पता है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ गाइस इतना सिंप्लीफाई करने के बाद इतने आप इजी हो गया ना। आप चाहते ऐसे भी कर सकते थे, आप चाहते लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू के से भी कर सकते थे, आप चाहते यहाँ पे सीधे वैल्यू भी पुट कर सकते थे, और आप चाहते हैं तो एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं, एलिमिनेट करके करना है क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो रही है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो हमें जो है कैलकुलेशन मिस्टेक में काफी कम चांस हो जाएंगे। अब इससे कैलकुलेशन मिस्टेक में बहुत कम चांस होगा, बिल्कुल इजी हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 3 इंटू 10 कैसे आ गया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, 3 को डिवाइड करूंगा तो 15 होता है, 5 को डिवाइड करूंगा 2 बार जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा सिर्फ, और नीचे 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन का रेशियो निकाला था, दोनों का फॉर्मूला पुट किया, अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, और जो कैंसिल आउट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1/4।
4, क्या 1/4। तो गाइस ये क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं हम अभी लगातार कराते जा रहे हैं, हमें कमेंट करके बताते जाइए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, इसे लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछ सका है कोई एम मास का, कैपिटल एम मास का कोई एक पार्टिकल है जो विरामावस्था में, स्थिर अवस्था में, कुछ समय बाद वो किसी भी कारण से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किसमें? दो पार्ट में, यानी टूट जाता है। किसमें? M1 एवं M2 में टूट जाता है। तो जैसे इस तरह अवस्था में जैसे टूटेगा तो उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो एक इस डायरेक्शन में, दूसरा कोई दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उनकी वेलोसिटी हमारे पास जीरो नहीं दे रही। मतलब कि एम मास का पार्टिकल वो किसमें? रेस्ट में। उसके बाद वो कुछ दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है और कुछ अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है। तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा कि द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1/λ2, यानी जो m1 मास की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और m2 मास की डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो हमें रेशियो फाइंड करना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं m1/m2, m2/m1, 1:1 रूट m2/m1। तो बेसिकली गाइस हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले समझते हैं कि जो m मास का पार्टिकल है वो स्टार्टिंग में विरामावस्था में, तो मुझे पता है कि जो संवेग संरक्षण का नियम लेके, क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या कि जो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम होगा वो जो घटना के बाद का मोमेंटम सेम रहता है, यानी कि जो टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद का संवेग होता है। तो जो स्टार्टिंग में तब संवेग कितना? m इंटू वी क्या इसकी रेस्ट में तो जीरो हो जाएगा, दैट इज m1v1 प्लस m2v2। क्योंकि देखो इसका क्या हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है कि जो पहला इसका संवेग था वो तो p था, और इसका जो बाद में डिवाइड हो रहे हैं, बाद में घटना के बाद क्या हो जाएगा, इसका p1 हो जाएगा, इसका p2, दोनों को p1 प्लस p2 हो जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो m1v1 इक्वल्स टू माइनस m2v2। दैट मीन्स कि जो संवेग है दोनों का सेम आ रहा है, बस डायरेक्शनल होगी। यानी जैसे एक ये m मास का, बाद में अगर ये टूट गया दो पार्ट में, तो एक इस तरफ मूवमेंट करेगा, एक दूसरी डायरेक्शन में मतलब मूव करेगा। गाइस माइनस चिन्ह सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी कुछ नहीं। तो एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा m2v2 इस तरफ जाएगा। तो m बेसिकली जो है, जो परिमाण क्या होगा? इक्वल होगा, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो बस हम फॉर्मूला इसे निकालते हैं, λ1/λ2, दैट इज λ1 क्या होता है? h/mv होता है। लैम्डा क्या होता है? h/mv होता है ना। तो गाइस सबसे पहले मैं λ1 निकालूंगा, तो क्या निकालूंगा? h/m1v1 है ना। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है। तो फर्स्ट के लिए निकाल रहा हूं तो m1v1, क्योंकि अब m से सेम नहीं है ना, एक m1 है और दूसरा m2 है, तो इसलिए मुझे m की जगह m1 रखना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग v1 हो जाएगा। ऐसे λ2 क्या आ जाएगा? क्योंकि h तो कांस्टेंट है, अपॉन m2 और v2 हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? जब रेशियो निकाले तो λ1/λ2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? h/m1v1 अपॉन h/m2v2। h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और m1v1 और m2v2 इक्वल है, m1v1 और m2v2 इक्वल है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आ जाएगा 1:1 या -1:1 आ जाएगा। बेसिकली रेशियो 1:1 आएगा। माइनस तो सिर्फ साइन को दर्शाएगा, क्या? साइन को दर्शाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसमें लगाया कि स्टार्टिंग में रेस्ट में था, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। हमें उससे एक इक्वेशन मिली कि जो संवेग इक्वल है, डायरेक्शन अलग है, तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो मुझे पता चलेगा कि मुझे इक्वेशन आ गया, तो मुझे अचानक से ध्यान आ गया था भाई जो m1v1 आ रहा है, यानी संवेग वाला आ रहा है, वो संवेग के बीच में रिलेशन, मोमेंटम के बीच में रिलेशन और लैम्डा के बीच में रिलेशन का मुझे अचानक से फॉर्मूला याद आ गया। लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है। मैं चाहता तो लैम्डा इक्वल्स टू h/√2n2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी वाला भी लगा सकता था, लेकिन मैं बेवकूफ थोड़ी, मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई ये चीज मुझे दे रखी है, क्या ये चीज दे रखी है, तो अपने आप ही क्वेश्चन में हिंट मिलेगी भाई ये दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कैलकुलेशन आसानी हो जाए। मैं √2m की वाला लगाऊंगा, फिर वापस सिंप्लीफाई करूंगा, वापस इसी चीज पे आऊंगा, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सीधे सीधे भाई मुझे दे रखा है mv दे रखा है, mv दे रखा है, क्या देखा है? mv सीधे सीधे दे दिया mv, क्या दे दिया? mv। तो सीधे सीधे mv वाला फॉर्मूला लिखाना है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv वाला फॉर्मूला लगाना है, रेशियो निकालना है और इसका सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि जो किसी फोटोन है उसकी जो लीनियर मोमेंटम दे रखा है, क्या दे रखा है? P दे रखा है, और उसकी एनर्जी E दे रखी है। लीनियर मोमेंटम सोचेंगे, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या क्या होता है? बेसिकली मोमेंटम का एक प्रकार होता है, एक तो होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है जो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, और होता है सामान्य संवेग या रेखीय संवेग। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आ रहा है। बेसिकली अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं तो मैं कमेंट करके बता दीजिए, इसके ऊपर हम एक नया लेक्चर बना देंगे। तो हमें पूछा है कि देन द शॉर्टर वेवलेंथ फॉर फोटोन, जब हमें दे रखा है कि P और E, P यानी रेखीय संवेग और E यानी एनर्जी का कोई फोटोन है, अगर हम उसकी वेवलेंथ कम कर देते हैं तो P और E की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? P और E दोनों बढ़ेंगे, या P बढ़ेगा और E घटेगा, या फिर P डिक्रीज यानी P घटेगा और E इंक्रीज यानी बढ़ना होता है, यानी P घटेगा E बढ़ेगा, या फिर दोनों डिक्रीज यानी
घटेंगे। तो बेसिकली गाइस हमें चेक करना है शॉर्टर वेवलेंथ यानी जो है लैम्डा हमें कम कर दी, तो हमें लैम्डा और पी के बीच में रिलेशन देखना है, उसी से तो कंपैरिजन कर पाएंगे बढ़ने घटने का। तो एक होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो गाइस हमें क्या करा, शॉर्टर कर दिया। क्या शॉर्टर? गाइस इसमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मीडियम है वो सेम रखना है, मीडियम सेम, यानी जो उसकी मीडियम सेम है जब भी पॉसिबल होगा। कि अगर मीडियम डिफरेंट हो गया तो गाइस वेवलेंथ और बाकी और भी फैक्टर होते हैं, सिर्फ वेवलेंथ फैक्टर नहीं होता, उसकी एनर्जी को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फैक्टर होती है। तो इसलिए ध्यान रखना गाइस मीडियम सेम दे रखा होगा तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अगर मीडियम डिफरेंट दे रखा है तो उसके लिए फिर अदर प्रोसेस होती है, उसको हम किसी और लेक्चर में करवाएंगे। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। आप देख लो शॉर्टर कर दी, लैम्डा शॉर्टर कर दी तो पी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली आप सकते हैं, यानी लैम्डा कम कर दी तो पी बढ़ेगी, आप खुद सोच सकते हैं। या फिर पी, इससे मैं पी निकालू तो एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब नीचे डिवाइड वाली संख्या शॉर्टर कर दी, यानी डिवाइड वाली कम कर दी तो ओवरऑल वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, यानी पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यानी पी तो इंक्रीज होगा, क्या होगा, पी इंक्रीज होगा, तो पी डिक्रीज ये हो नहीं सकता। और पी एंड ई बोथ डिक्रीज, यानी इसमें पी भी डिक्रीज आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें पी इंक्रीज आ रहा है, इसमें भी पी इंक्रीज आ रहा है, तो ए और बी में चेक करते हैं। अब हमें ई कंपैरिजन करते हैं। तो ई क्या होता है, ई सॉरी गाइस, लैम्डा और ई के बीच में होता है एच अपॉन रूट टू इंटू एम इंटू के ई। एम मास होता है, के क्या काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा दे रखी है या एनर्जी दे रखी है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, या एच सी अपॉन लैम्डा निकाल दो। या फिर आप कह सकते हैं गाइस कि लैम्डा एच सी अपॉन लैम्डा होता है। ई क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, फोटोन की एनर्जी है, फोटोन दे रखा हमारे पास, क्या देखा, फोटोन दे रखा है, एच सी अपॉन लैम्डा। इसके अंदर देख लो कि जो वेवलेंथ क्या शॉर्टर कर दी, यानी इसकी वैल्यू शॉर्टर कर दी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी ई भी इंक्रीज होगा। तो ई भी इंक्रीज होगा, यानी पी भी इंक्रीज हो रहा है, ई भी इंक्रीज हो रहा है, बोथ ए इज द राइट आंसर। आप खुद सोच लो कि जैसे नीचे क्या है, ऊपर की वैल्यू सपोज करो एच सी दोनों कांस्टेंट है, मान चलो 5 आ रहा है, और नीचे पहले क्या थी, नीचे पहले 5 थी, क्या थी, 5 थी, क्या थी, 5 थी। तो डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, बना जाएगा। अब क्या करें, शॉर्टर कर दी, शॉर्टर कर दिया, यानी नीचे वाली लैम्डा शॉर्टर कर दिया, यानी सपोज करो मैंने 5 से घटा के 2 कर दी, क्या कर दी, 2, तो नीचे ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे 2 हो जाएगी, दैट इज 2.5। तो वैल्यू तो बढ़ गई ना ओवरऑल, ई की वैल्यू बढ़ गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी और ई बहुत इंक्रीज होंगे। हम सीधे सीधे, इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं था, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना था और फॉर्मूले से कंपैरिजन करना था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। गाइस मेरी मानो कि आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस उस समय आपका दिमाग थोड़ा डर जाता है कि भाई इतने सारे एक साथ 180 क्वेश्चन होते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी तो एक जैसे कॉन्सेप्ट चले इसलिए आपको आसानी पड़ रही है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चनों की, तो आपको वहां पेपर में जाती है आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई आपको लगभग सारी तरीके क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर बिना प्रैक्टिस किए जाएंगे तो आपको सब अलग अलग कॉन्सेप्ट इधर उधर लगेगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो गाइस घबराना नहीं है, क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे आते, इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और बी प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम एंड जे एग्जाम। सो गाइस क्या दे रखा है क्वेश्चन 6 में, वो दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू वीआरएमएस ऑफ न्यूट्रॉन एट 927 डिग्री सेल्सियस, यानी जो वीआरएमएस है वर्ग माध्य मूल मान चाल के अनुदिश न्यूट्रॉन, क्या है, न्यूट्रॉन की जो 7 डिग्री सेल्सियस पे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वो हमारे पास लैम्डा देती है। यानी बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा है कि 927 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लैम्डा दे रखी है। तो हमें पूछा है कि वीआरएमएस यानी इसी चाल के अनुदिश किसकी, न्यूट्रॉन की ही, क्या, न्यूट्रॉन की ही 27 डिग्री सेल्सियस पर जो तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर देता है ना, मास तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो सेम रहेगा। हाँ गाइस इधर न्यूट्रॉन आ जाता और इधर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरा चार्ज आ जाता, जब एम इधर लिखते एम एन लिखते, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर इधर प्रोटॉन एम ऑफ प्रोटॉन या कुछ जो भी दे रखा था वो लिखते। तो बेसिकली आज टेम्परेचर वाला हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 3 एम के टी। रूट 3 mkt फॉर्मूला होता है। h कांस्टेंट है 3 और m क्या है, m ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। और k क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान स्थिरांक होता है। t होता है टेम्परेचर, किसमें होता है ध्यान रखना, टेम्परेचर होता है जो केल्विन में होता है। क्या होता है, हमेशा जो वैल्यू लिखेंगे तो ऐसा यूनिट में रखते, तो ऐसा यूनिट में जो टेम्परेचर है मात्र क्या होता है वो केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता। गाइस ध्यान रखना, तो इसको केल्विन में चेंज करें तो क्या करेंगे, 927 डिग्री में 273 ऐड कर देते, तो t क्या आ जाएगा, T1 स्टार्टिंग में T1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा T1 क्या आ जाएगा 927 प्लस 273, यानी जो भी डिग्री सेल्सियस में देखा होता है उसमें 273 ऐड कर देते हैं, यानी 273.15 लगभग 273 लेते हैं, तो ऐड कर देंगे तो 1200 आ जाएगा, क्या जाएगा 1200 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा क्या जाएगा, h अपॉन रूट 3m प्रोटॉन इंटू k इंटू टी, मेरे पास 1200 दे रखा है, 1200 दे देगा। अब मेरे पास पूछा है कि इतने डिग्री सेल्सियस पर वेवलेंथ क्या होगी, तो उसको मैंने लैम्डा डैश मान लिया, मुझे पता नहीं कोई होगी लैम्डा 1, इसको लैम्डा है तो ये लैम्डा 1 मान लो या जो भी है, लैम्डा डैश मान लिया है ना, दैट इज h अपॉन रूट 3m p आएगा, क्योंकि प्रोटॉन की पूछा गाइस न्यूट्रॉन की पूछा, सॉरी गाइस इधर प्रोटॉन नहीं n आएगा, न्यूट्रॉन आएगा।
तो न्यूट्रॉन। गाइस इधर न्यूट्रॉन की पूछा इसलिए न्यूट्रॉन आ रहा है। अगर इधर अलग पूछ लेना तो इधर एम एन की जगह एम पी लिख लेते या जो भी अलग आ जाता, फिर दो अलग अलग हो जाते थे, एम एन भी अलग हो जाता, टेम्परेचर भी अलग हो जाता। लेकिन हमें एम एन सेम दे रखा है, इंटू के सेम है, के तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इंटू टी टू क्या जाएगा टी टू कितना है, टी टू हम गाइस याद करते हैं, टी टू हो जाएगा इसमें 273 ऐड करें तो 27 प्लस 273 ऐड करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 300 आ जाएगा। कितना है 300 केल्विन, क्या है 300 केल्विन। तो वैल्यू पुट कर दो 300 केल्विन। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो लैम्डा डैश फाइंड करना है। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो गाइस एक बार इसको मैं देख लेता हूँ। 1200 को मैं लिख सकता हूँ 300 इंटू 4, ऐसा क्योंकि देखो ऊपर h अपॉन रूट 3m के आ रहा है, h अपॉन रूट 3m क्या आ रहा है, बस ये टेम्परेचर में इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करनी है। 300 आ रहा है, क्या आ रहा है 300 आ रहा है, तो मैं 300 के रूप में तोड़ लूंगा, जिससे मैं एक की जगह दूसरा सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दूं। तो अंदर रूट 4 आ रहा है तो बाहर निकालूंगा तो रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट 2 तो बाहर आ जाएगा। कैसे, ये ऐसे कैसे कर दिया गाइस, देखो रूट 12 होता है, क्या होता है रूट 12 होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 4 इंटू 3 कर सकता हूँ ना, 4 इंटू 3 कर सकता हूँ। तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 तो अपने आप ही बाहर आ जाए। तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन 2 रूट 3 कर सकता हूँ। तो बेसिकली गाइस मल्टीप्लाई मैंने ऐसे किया, 300 इंटू 4 था, क्या था गाइस, हाँ 300 इंटू 4 था, 1200 के बराबर था। तो 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा। तो गाइस ये देखो ये क्या है, ये देखो 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 एक बार, ये क्या है, ये इसी की वैल्यू सेम टू सेम ये वैल्यू है, देखो ये दिख रही है ना, मुझे मेरे को साफ साफ दिख रहा है भाई, ये दे रखा है। तो सीधे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा डैश लिख सकता हूँ। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो लैम्डा आ जाएगा गाइस, इस पूरे की जगह रखूंगा तो क्या आ जाएगा लैम्डा डैश अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे की जगह मैंने रख दिया, सीधे नीचे 2 और बच रहा, तो लैम्डा डैश अपॉन 2, तो लैम्डा डैश क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, यानी जो नई तरंग दैर्घ्य होगी वो डबल के बराबर होगी। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर गाइस, ये हमारा हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में साथ ही साथ अगर कोई और पूछ लेता, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछ लेता कि चार्ज हमारे पास मास है न्यूट्रॉन और अगला दे रखा होता प्रोटॉन दे रखा होता, तो यहाँ क्या हो जाता है, इधर एम एन की जगह एमपी हो जाता है, क्या हो जाता है एमपी। तब हम क्या करते हैं, हम सीधे डिवाइड करते, क्योंकि सब तब हमें नॉर्मल ऐसे हमने अभी चेंज कर दिया, सीधे सीधे बन गया, वैसा बनता नहीं, तो हम डिवाइड करके करते, फिर एम की वैल्यू रखते हैं, एमपी की एम एन की वैल्यू रखते, सॉल्व करते, तो वो फर्दर हो जाता है, अपने आप सॉल्व हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि एम एन की जगह एमपी होता था, एमपी की वैल्यू रख देते, एम एन की अलग अलग कर देते, अभी सेम आ रहे थे इसलिए कैंसिल आउट हो गए थे, इसलिए मैंने सीधे सीधे कैंसिल आउट कर दिए। अगर ये कैंसिल नहीं होते तो हम इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ती। बेसिकली गाइस हमारा ये आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। आपको ये कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए, और हम ऐसे लेक्चर लगातार लेते आएंगे, और हमें पता है कि आप अगर इनको ढंग से करेंगे तो आई प्रॉमिस, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके नीट में, किसमें नीट और जेई में फिजिक्स में बेसिकली जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, उसमें से एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। आप बिल्कुल पहली बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने 5 मिनट लिए, उसमें मैंने थ्योरी भी थोड़ी बहुत समझाई, इससे आपका थोड़ा बहुत तो आइडिया कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।